नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नर्सिंग केयर क्लब के ऑनलाइन सेक्शन में। आज हम होम हेल्थ एड के चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, जो है रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग। किस प्रकार एक होम हेल्थ सहायक को मरीज का रिकॉर्ड रखता है और उसको किस प्रकार रिपोर्टिंग करता है। एक हॉस्पिटल में या होम हेल्थ एड पे एक चार्ट कैसे तैयार किया जाता है और फाइल कैसे तैयार होती है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, पहचानेंगे। कार्य सूची पहला है अवलोकन और रिपोर्टिंग। किस प्रकार मरीज का अवलोकन किया जाता है और कैसे रिपोर्टिंग करना है, जो स्लाइड नंबर 4 से 6 पर हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है सहमति प्रपत्र, जो स्लाइड नंबर 7 से 11 के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा है रिपोर्टिंग तथा प्रलेखन क्या है, जो स्लाइड नंबर 12 से 15 के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। चौथा है सहमति, जो स्लाइड नंबर 16 पर हम लोग पढ़ेंगे। अवलोकन एंड रिपोर्टिंग क्या होती है, होम हेल्थ सहायक को इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है कि अवलोकन क्या चीज होती है और रिपोर्टिंग क्या चीज होती है। रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग जो है वो अलग होते हैं, डिफरेंट होती है। एक एचएचए को रोगियों से संबंधित परिवर्तनों के बारे में जागरूक रहने की जरूरत है। जो होम हेल्थ सहायक है वह रोगियों की जो परिवर्तन हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं मरीजों में देखते हैं, तो उनको जागरूक रहना है कि इस मरीज का जो बीमारी थी उससे वो कितना इम्प्रूव हो रहा है, इस चीज के बारे में उसे पता होना चाहिए। इन परिवर्तनों में मरीज की हालत में परिवर्तन, दवा में परिवर्तन, डॉक्टर में परिवर्तन, लाभान्वित देखभाल की योजनाओं में परिवर्तन शामिल हो सकते हैं। अब इन चीजों में कौन कौन चीजें शामिल हो सकती है। एक तो दवा में परिवर्तन, आप जो दवा दे रहे हैं उसमें कोई परिवर्तन, चेंजिंग हो सकती है। जो दवाई दे रहे हो उससे कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इसका उनको पता होना चाहिए। मरीज की हालत में परिवर्तन, कि मरीज जिस स्थिति में आया था उससे कितना इम्प्रूव हुआ है, उस चीज का उनको पता होना चाहिए। डॉक्टर में परिवर्तन, या जो डॉक्टर उसे देख रहा है उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है, मतलब चेंज आ रहा है, कोई दूसरा डॉक्टर देख रहा है, उसका भी उनको पता होना चाहिए। लाभान्वित देखभाल की योजना बनाना, जो भी योजना आप बना रहे हो उसको लाभान्वित के अकॉर्डिंग लाभ हो, जो ही मरीज के लाभ हो उससे ही बनाना है। इन सभी परिवर्तनों और किसी भी अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तनों को सावधानी पूर्वक अवलोकन करना। जो भी आप परिवर्तन कर रहे हो उनको संपूर्ण रूप से अवलोकन करना चाहिए। प्रतिलिखित करना और उपयुक्त अधिकारियों जैसे डॉक्टर, रिश्तेदारों, घरेलू स्वास्थ्य सेवाएं पता आदि को सूचित किया जाना चाहिए। जो भी मरीज में परिवर्तन हो रहा है, आप जो भी मेडिसिन दे रहे हो, इन चीजों को क्या करना, एक रिपोर्टिंग तैयार करना है, रिपोर्ट तैयार करना है। और जो आपके डॉक्टर हैं, नर्स है या घरेलू जो व्यक्ति है उनके साथ में उन लोगों को बताना चाहिए कि मरीज कितना इसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इस चीज को बार बार अवलोकन करना चाहिए और मरीज के रिश्तेदारों, डॉक्टरों को, नर्स को बताना चाहिए। एक एचएचए का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू डॉक्टरी अस्पताल के दौर का अवलोकन और उसे रिकॉर्ड रखना है। यानी वो एक होम हेल्थ सहायक का क्या महत्वपूर्ण रहता है, डॉक्टरी अस्पताल को द्वारा जो अवलोकन किया गया है उसका रिकॉर्ड रखना होता है। अवलोकन रिपोर्टिंग एक न्यूनतम रूप से प्रारंभिक मुलाकात पर निम्नलिखित जानकारी परिलिखित किया जाना चाहिए। जब भी आप इसकी चीज का अवलोकन कर रहे हो तो ये जानकारी किस प्रकार लिखी जा सकती है, कैसे परिलिखित करना है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सेवा के घटित होने का दिनांक और समय, जो भी आप दवा या जो भी आप सेवा दे रहे हो, मरीज को जो फीडिंग करा रहे हो, उसका दिनांक, समय लिखना होता है उसके अंदर। दूसरा है बीमारी का प्रासंगिक इतिहास, उसकी हिस्ट्री, मरीज की हिस्ट्री लेनी है आपको कि उससे पुरानी कोई बीमारी तो नहीं थी या उसे कोई बीमारी हो गई हो पुरानी, जो उसका रिकॉर्ड आपको रखना है। प्रासंगिक शारीरिक परीक्षण, प्रासंगिक जो शारीरिक परीक्षण है उसका शारीरिक परीक्षण करते रहना चाहिए। मूल्यांकन का परिणाम, निदान, और जो मूल्यांकन आप कर रहे हो उससे क्या फायदा हो रहा है, उसका निदान, क्या क्या इलाज से क्या निदान मिल रहा है उसको, इसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। उपचार के विकल्प, उपचार जैसे उपचार के नैदानिक टिप्पणियों के परिणाम, जो आप उपचार कर रहे हो उसे होने वाले हानि और लाभ के बारे के परिणामों को आपको लिखना है रिकॉर्ड के अंदर। निर्धारित दवाएं, आप जो निर्धारित दवाएं दे रहे हो मरीज को टाइम टू टाइम, तो वो भी आपको रिकॉर्ड में लिखना है। नैदानिक और उपचारात्मक आदेश योजना, जो भी आप उसे आदेश दे रहे हो या वो मरीज जो आपको बता रहा है, उन चीजों को आपको एक रिकॉर्ड के रूप में तैयार रखना है। और जो मरीज यूरिन, स्टूल पास आउट कर रहा है, उस चीज का भी रिकॉर्ड आपको इनपुट आउटपुट में लिखना है। हस्ताक्षर, उपनाम
प्रथमाक्षर और चिकित्सक का पदनाम, उसका मरीज का हस्ताक्षर उस पर रिकॉर्ड पे होना चाहिए, उसका जो भी उपनाम हो वो भी होना चाहिए, या वो कौन से बेड पे एडमिट है, बेड संख्या लिखी होनी चाहिए, मरीज का नाम लिखा होना चाहिए, और प्रथमाक्षर जो प्रथम अक्षर है उसका नाम से हम बुला सकते हैं, या चिकित्सक का पदनाम जो डॉक्टर उसको देख रहा है उस चिकित्सक के साइन हस्ताक्षर भी होने चाहिए और डॉक्टर का नाम लिखा होना चाहिए रिकॉर्ड के अंदर। मामले की टिप्पणियां निजी शिशु को उदाहरण देखें। जैसे आप देख रहे हो, जैसे टिप्पणियों का प्रयोग किया जा सकता है। आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे पड़ोसी मरीज का एग्जाम्पल मरीज को दे सकते हो कि ये देखो ये मरीज पुराना था और यहाँ इस बीमारी से ग्रस्त था और यहाँ आया था, अब ये इतना ठीक हो गया है, ताकि मरीज को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। का उपयोग करते हुए प्रारंभिक अवलोकन कुछ पहलुओं को प्रलेख किया जा सकता है। यदि एक अवलोकन फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जब आप ये कर रहे हो उसमें क्या करते हैं, फॉर्म भराते हैं मरीज से, जब इनपुट मरीज एडमिट हो रहा हो तब, तो मामले की टिप्पणियों प्रतिष्ठा करना भी आवश्यक है। आप उनके बारे में बता सकते हो, मरीज के बारे में उदाहरण के रूप में आप बता सकते हो। पद्धत शिक्षा योजना को मामले की टिप्पणियों में प्रलेखित किया जाना चाहिए। जो भी आप योजना दे रहे हो मरीज को, उसके बारे में प्रलेखित एक टिप्पणी के रूप में आपको विस्तार से लिखना है रिकॉर्ड के अंदर। अब क्या क्या रिकॉर्ड होते हैं जो हम लिख सकते हैं। स्वास्थ्य अवलोकन नोट्स, जो स्वास्थ्य का अवलोकन कर रहे हैं डॉक्टर, उसके हेल्थ स्टेटस के बारे में हम डायग्नोसिस के बारे में लिखते हैं एक डायग्नोसिस नोट्स के ऊपर। रेफर स्रोत और कारण, आप किसी मरीज को रेफर कर रहे हो हॉस्पिटल से या किसी वार्ड से दूसरे वार्ड में रेफर कर रहे हो, तो वो भी चीज हमें रिकॉर्ड में लिखनी है। कारण उसका लिखना है, क्या कारण है उसका रेफर करने का, कारण भी आपको लिखना है। पसंदीदा नाम, उम्र, मरीज की नाम भी होना चाहिए, उसकी बेड संख्या भी होना चाहिए, वो कौन से बेड पे है और आप कौन से बेड पे उसको ट्रांसफर कर रहे हो, इस चीज का रिकॉर्ड होना चाहिए और उसकी उम्र में आपको लिखनी है रिकॉर्ड के अंदर। बीमारी का प्रकार, अब बीमारी के बारे में पता होना चाहिए कौन सी बीमारी है जिसका रिकॉर्ड हम अवलोकन या रिपोर्टिंग में कर सकते हैं। डायग्नोसिस की तिथि, जो डायग्नोसिस हो रहा है उसकी डेट हम लिखेंगे कि आज ये मरीज दिखाने आया है, तो हम इस डेट को हम इसको ये मेडिसिन दे रहे हैं, ये रिकॉर्ड में लिखा जाता है। वर्तमान संकेत और लक्षण मुद्दे, वर्तमान उसके क्या संकेत हैं, उससे क्या फायदा हो रहा है दवाई का, इसके बारे में उसमें लिखना होता है। अब सहमति पत्र, सहमति पत्र वो होता है जो मरीज खुद सहमति देता है हमें कि हाँ मैं एडमिट होना चाहता हूँ, वो एक सहमति पत्र होता है। उपचार के लिए सहमति मुख्य है। किसी भी प्रकार का चिकित्सा उपचार या परीक्षण प्राप्त करने से पूर्व एक व्यक्ति अपनी अनुमति देता है। जैसे ही आप मरीज हॉस्पिटल में आता है तो वो हमें सहमति देता है कि हाँ आप मेरे को ऑपरेशन कर सकते हो या जो दवाई दे रहे हो उससे मैं सहमत हूँ। इसके बारे में हम एक सहमति पत्र बनाते हैं और उसमें हस्ताक्षर कराते हैं। प्रारंभिक स्पष्टीकरण के आधार पर एक चिकित्सा द्वारा इसे जरूर करना चाहिए। जो भी आप ये करा रहे हो इसमें एक महत्वपूर्ण भाग होता है सहमति कराने का मरीज का। हस्तक्षेप की परवाह किए बिना एक मरीज की सहमति आवश्यक है। किसी भी झिझक बिना मरीज की सहमति लेना बहुत ही आवश्यक है। मरीज की सहमति आपको पहले लेनी है। सहमति का सिद्धांत चिकित्सा की नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो सहमति ले रहे हो वो एक चिकित्सा की नैतिक सिद्धांत है और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का एक कानून जो बना है उसके अकॉर्डिंग हम सहमति मरीज से लेके ही उसका काम स्टार्ट करना है। जैसे मेडिसिन देना, उसकी केयर करना, ये चीजें किसमें सहमति होने के बाद में ही करना चाहिए। अब ये दिया जा सकता है क्या क्या चीजें हम सहमति में ले सकते हैं। पहला है मौखिक रूप, ओरली। उदाहरण के लिए ये कह कर कि घर पर स्वास्थ्य सहयोगी सेवाओं का लाभ उठाकर वे खुश हैं। मौखिक रूप से मरीज से हम पूछ सकते हैं कि आपको कैसा बेटर महसूस हो रहा है, आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए उसमें कितना फायदा मिला आपको, हमारे हॉस्पिटल स्टाफ से कोई दुखित तो नहीं है, इस चीज के बारे में। या होम हेल्थ केयर पे आप जब जा रहे हो तो मरीज से पूछोगे कि हाँ मेरी सेवाएं आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, इसके भी बारे में हम एक मौखिक रूप से मरीज से पूछ सकते हैं। दूसरा लेखन में, मरीज ऐसे कुछ मरीज होते हैं जो बोल नहीं सकते, उनमें हम लिखित में भी हम सहमति प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सर्जरी के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करें।
हॉस्पिटलों में क्या होता है, सहमति के लिए लेखन में हम लेते हैं, रिटर्न में हम लेते हैं। मरीज की जो भी सर्जरी की जाती है उससे पहले हम एक सर्जरी कंसल्ट होती है उस पर साइन कराते हैं मरीज के, और उसका लेफ्ट हाथ का जो अंगूठा है उसका अंगूठा हम लगवाते हैं, और मरीज के साथ वाले के भी साइन करवाते हैं उसके सहमति पत्र पर। सहमति के वैध होने के लिए इसका स्वैच्छिक और सूचित होना चाहिए, और सहमति देने वाले व्यक्ति में निर्णय करने की क्षमता होनी चाहिए। जो आपको सहमति दे रहा है उसमें निर्णय की क्षमता होनी चाहिए कि हाँ, मैं अपनी संपूर्ण रूप से सहमति देता हूं कि मुझे सर्जरी करवानी है, मुझे ऑपरेशन करवाना है। इन शब्दावलियों के नीचे समझाया गया है जो शब्दावली है उनके द्वारा हम समझा सकते हैं। स्वैच्छिक रूप से मरीज को किसी प्रकार का कोई ऊपर प्रेशर नहीं है कि वो अपने स्वैच्छिक रूप से खुद क्या करवा सकता है, सहमति पत्र दे सकता है। उपचार या देखभाल के लिए सहमति या असहमति स्वयं व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। जो आप सहमति दे रहे हैं, असहमति दे रहा है, वो स्वयं द्वारा, मरीज के द्वारा करनी चाहिए, और स्वास्थ्य कर्मचारियों, मित्रों या परिवार द्वारा प्रभावित या उनके दबाव में नहीं देना चाहिए। जो भी आप कर रहे हो, मरीज की सर्जरी हो रही है तो वो कौन देगा, मरीज स्वयं देगा, ना कि किसी के प्रेशर में आके, किसी कर्मचारी के प्रेशर में या मित्र या परिवार के किसी सदस्य के आगे वो सहमति पे साइन नहीं कर सकता। उसकी स्वयं की इच्छा होगी तो वो साइन कर सकता है। सूचित करके, आप सूचना देकर भी ये कार्य कर सकते हैं। व्यक्ति को लाभ और जोखिम सहित क्यों कोई उचित है वैकल्पिक उपचार है। जो भी लाभ और जोखिम है उसके बारे में हम पहले कंसल्ट में बताते हैं कि आपके इससे होने वाले लाभ क्या है और उससे जोखिम क्या हो सकता है। इसके बारे हम बता सकते हैं मरीज को, और अगर उपचार आगे नहीं चलाता हो तो क्या होगा, इन सभी बातों सहमति में शामिल की गई उपचार या देखभाल की योजना के संदर्भ में सभी सूचनाएं अवश्य दी जानी चाहिए। जो भी आप सूचना दे रहे हो उसमें मरीज को पूर्ण रूप से समझाना चाहिए कि इससे होने वाले लाभ और हानि की जिम्मेदारी कि एक डॉक्टर प्रशासन की नहीं होती। आप खुद एक सहमति के रूप में आप सहमति दे रहे हो और सर्जरी के लिए, तो हम इसके बाद में ही सर्जरी स्टार्ट कर सकते हैं। या आप जो भी होम केयर में सर्विस दे रहे हो, मरीज को फीडिंग कराना या उसको कलवट दिलाना, इसके लिए मरीज से पहले सहमति लेते हैं, मरीज से पूछते हैं, या मरीज को हम बताते हैं कि अब हम आपको कलवट दिला रहे हैं, पोजीशन चेंज करवाने, ये चीजें हम मरीज के सहमति के रूप में लेते हैं। समता व्यक्ति सहमति देने में सक्षम होना चाहिए। व्यक्ति की क्षमता होनी चाहिए कि वो सहमति देने की क्षमता रखता हो, जिसका मतलब यह है कि वे दी गई जानकारी को समझते हैं। यानी एक हॉस्पिटल में या होम केयर पे जो आप मरीज को समझा रहे हो वो उससे सहमत है, आपको सहमति दे रहा है, वो क्षमता है उसको सहमति देने की, तो वो क्षमता दे रहा है कि हाँ, मुझे जो पोजीशन चेंज करा दीजिए या मुझे कपड़े चेंज करवाना है तो कपड़े चेंज कर सकते हैं, और एक उचित निर्णय करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और निर्णय लेके हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यक्ति के स्वास्थ्य उपचार के लिए जिम्मेदार हेल्थ केयर पेशेवर, जैसे घरेलू हेल्थ केयर के लिए एक घर पर स्वास्थ्य सेवा पद्धति जैसे एजेंसी, या मधुमेह के लिए रक्त परीक्षण की व्यवस्था करने वाले नर्स, नई दवा लिखने वाले नए चिकित्सक या ऑपरेशन योजना बनाने वाले सर्जन की सहमति दे दी जानी चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिनके हेल्थ केयर पेशेवर या घरेलू हेल्थ केयर में वो सुविधाएं ले रहे हैं, तो ऐसे जैसे मरीज वाले, एलर्जी वाले, इनके लिए हम नर्स या दवा लिखने वाले जो डॉक्टर हैं उनके, या ऑपरेशन करने वाले जो डॉक्टर हैं उनसे सहमति ले सकते हैं कि हमें सहमति में ये दवाई लेनी है, नहीं लेनी है, मरीज को ये दवाई देनी है, नहीं देनी है। एक होम हेल्थ साइट को भी इसकी कंसल्ट के रूप में लेना है। अगर कोई एक बड़ी चिकित्सा प्रक्रिया जैसे कि ऑपरेशन के लिए जा रहा है तो आदेश रूप में उनकी सहमति अग्रिम में प्राप्त कर लेना चाहिए। जैसे ही मरीज जो सर्जरी के लिए जा रहा है उसकी सहमति लेना अति आवश्यक होता है, ताकि प्रक्रिया के बाद किसी जानकारी की जांच के लिए पर्याप्त समय हो, ताकि हम कभी भी मान लो कोई दुर्घटना हो जाए किसी कारणवश, तो हम उस जानकारी से जांच भी, जो भी कमेटी बैठे उसमें जांच करें, तो हमने मरीज जो सहमति है उसको हम आगे प्रस्तुत कर सकते हैं, वो इसके बारे में सवाल पूछ सकें, और हम सवाल पूछ सकते हैं कि हमने सहमति ली थी मरीज से और जिसके कारण हमें ये प्राप्त हुआ है। अगर प्रक्रिया से पहले किसी भी बिंदु अपना मन बदलता है तो व्यक्ति अपनी पूर्ण सहमति को वापस लेने का हकदार है, और मरीज चाहता है कि मैं अभी ऑपरेशन नहीं कराना चाहता, इसका उसको स्वयं को
अधिकार है वो सहमति को वापस ले सकता है। सहमति पत्र, यदि मरीज सक्षम हो तो आमतौर से सहमति स्वयं के द्वारा दी जानी चाहिए। मरीज खुद स्वयं सक्षम होता है तो मरीज खुद सहमति के लिए तैयार दे सकता है। हालांकि प्रत्यक्ष जिम्मेदारी वाले किसी व्यक्ति को बच्चे के उपचार के लिए सहमति देने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे मरीज बच्चे जो खुद सहमति नहीं दे सकते या ऐसे ओल्ड एज बुजुर्ग लोग जो खुद की सहमति नहीं दे सकते, तो हम किसका सहमति ले सकते हैं? उसके रिश्तेदार या उसके बच्चों से सहमति हम लोग ले सकते हैं। सहमति कब आवश्यक नहीं है? सहमति कभी कभी आवश्यक होती नहीं है, ये भी हम जानते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर सहमति के बिना भी आगे इलाज किया जा सकता है। जो कुछ अपवाद है, जैसे कुछ सर्जरी आए, इमरजेंसी सर्जरी हुई, उसमें हम कंसर्न नहीं ले सकते। जैसे कार्डियक मरीज आया, फटाफट उसकी इमरजेंसी सर्जरी करनी है, तो हम उसमें सहमति नहीं ले सकते। या मरीज जिसको किसी को सक्शन की जरूरत है, तो हम सक्शन होम केयर में जब जा रहे हैं सक्शन कराते हैं तो उसको सहमति की जरूरत नहीं है, फटाफट आपको सक्शन करना है। उदाहरण के लिए ये सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं हो सकता यदि किसी इमरजेंसी हालत में उपचार करने की जरूरत हो और व्यक्ति सहमति देने में असमर्थ हो, क्योंकि उनमें ऐसा करने की क्षमता नहीं होती है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इमरजेंसी मरीज को हम सहमति नहीं ले सकते, या किसी के मुंह में सिक्रेशन हो रखा है, सलाइवा भरा हुआ है, या हम वोमिट कर रहा है, तो उसमें हम सक्शनिंग करने में सहमति की जरूरत नहीं होती। इमरजेंसी में वो फटाफट आपको वो कार्य करना होता है। जब किसी ऑपरेशन के दौरान यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति को जीवन के लिए खतरे की समस्या के लिए तुरंत एक अतिरिक्त प्रक्रिया की जरूरत है जिसे उनकी मूल सहमति में शामिल नहीं किया गया था। जैसे ही आपने ऑपरेशन हुआ किसी मरीज का, उससे समस्या बढ़ गई, तो हम उसमें रिटर्न कंसर्न ले नहीं सकते, इसलिए हम उसको सर्जरी को के द्वारा माध्यम से हम उसको रिमूव कर सकते हैं, उसमें सहमति की जरूरत नहीं होती है। खंडित मनसंगता, सिजोफेनिया, ऐसे मरीज मान लो किसी सर्जरी हुई है और उसको सिजोफेनिया सीजर आ रहे हैं, उसमें कंसर्न की जरूरत नहीं होती है। द्विविधि विकार, जो मरीज देख नहीं सकता, ऐसे मरीजों को हम कंसर्न नहीं ले सकते। जड़मुदिता वो चीज होती है जो मरीज मानसिक स्थिति खराब हो, ऐसे मरीजों को हम कंसर्न किसी पड़ोसी से या रिश्तेदार से ले सकते हैं, या उसके परिवार के किसी सदस्य से कंसर्न ले सकते हैं। जैसे गंभीर मानसिक स्वास्थ्य की हालत वाले व्यक्ति जिसमें उनके मानसिक स्वास्थ्य के उपचार के लिए सहमति देने की क्षमता का अभाव हो, ऐसे मरीज जो स्वयं मानसिक स्थिति खराब हो और वो उपचार के लिए सहमति नहीं दे सकते, तो हम उनके पड़ोसी से या रिश्तेदार से ले सकते हैं। हालांकि इन मामलों में असंबंधित शारीरिक स्थितियों के इलाज के लिए अभी भी सहमति की आवश्यकता होती है, और इनसे सहमति की आवश्यकता होती है। जो थंब है उससे भी हम सहमति ले सकते हैं, उनके सामने रिश्तेदार खड़े उनके सामने खड़ा करके। जो रोगी अपनी मानसिक बीमारी के बावजूद प्रदान करने में सक्षम हो सकते हैं, ऐसे मरीज जो मानसिक स्थिति खराब है फिर भी वो सहमति देने के लिए सक्षम है, तो हम उनसे सहमति ले सकते हैं। अब रिपोर्टिंग तथा प्रलेखन, कैसे आपको उसको प्रलेखन करना है, कैसे आपको दर्शित करना है एक चार्ट पे, उसके बारे में हम लोग समझा रहे हैं आपको। स्पष्ट और सटीक प्रलेखन महत्वपूर्ण होता है। जो भी है आप स्पष्ट रूप से कहिए, मरीज को भी समझाइए स्पष्ट रूप से, और मरीज से भी संपूर्ण रूप से स्पष्ट लेके वो आंसर लीजिए, क्योंकि ये बीमारी व्यक्ति को हो रही देखभाल और शिक्षा के अवलोकन का एक सारांश प्रदान करता है। जो भी बीमारी है व्यक्ति की देखभाल और उसका शिक्षा अवलोकन करने का सबसे महत्वपूर्ण सारांश होता है, उससे हमें पता चलता है। ये अन्य पेशेवरों द्वारा देखभाल के बारे में संवाद स्थापित करने का एक तरीका प्रदान करता है। ये क्या करता है? पेशेवर में एक देखभाल करने का तरीका हमें प्रदान करता है। साथ ही यदि कोई कानूनी मामला हो तो सबूत का एक संभावित रूप भी होता है। कानूनी रूप जो भी हो उसको संभावित रूप से आपको कार्य करना है। प्रलेखन जिसे एक पेशेवर क्षमता में दर्ज किया गया है, जो आपने प्रलेखन लिया है रिटर्न में लिख के लिए है, उसको आपको क्षमता में दर्ज करना है, आपके पास रखना है। उन सभी प्रकार के प्रलेखन को संबंधित करता है, ये इनको संबंधित करना है। सटीक प्रलेखन और रिकॉर्ड रखना है, इनका रिकॉर्ड भी आपके पास होना चाहिए कि आपने किसी मरीज से कंसल्ट ले ली और उसको फेंक दिया, ऐसा नहीं, आपको रिकॉर्ड में रखना है, ताकि आगे वाले भविष्य में अगर मरीज को किसी प्रकार की हानि होती है, ताकि आपके पास रिकॉर्ड में रहेगा, तो आप उस रिकॉर्ड को निकाल के दिखा सकते हो।
अब सटीक प्रलेखन और रिकॉर्ड रखना है नैदानिक व्यवहार का एक मूल हिस्सा है। ये एक मूल हिस्सा होता है, जैसा कि एक चिकित्सक की जवाबदेही के साथ साथ अपने पेशेवराना व्यवहार रिकॉर्ड प्रदान करने को दर्शाता है। मरीज की किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन करता है तो इसमें हमें रिकॉर्ड होता है, तो हम उसको आगे प्रस्तुत कर सकते हैं कि आपने हमें ये कंसर्न दी थी रिटर्न में और हमने तब आपका ऑपरेशन किया था या हमें इसमें आपने सहमति दे दी। अब प्रभावी प्रलेखन निम्न प्रकार से होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? अब जो भी आप कंसर्न ले रहे हो वो कैसे होने चाहिए? एक तो स्पष्ट, आप स्पष्ट शब्दों में लिखे हुए होने, सटीक एक लाइन में लिखे होने चाहिए ताकि वो आप पढ़ने में सक्षम हो और उसका उच्चारण अच्छा होना चाहिए। कालनुमिका घटनाओं के साथ दर्ज की गई घटनाओं को समसामयिक, जो भी कालनेमिक घटनाएं हैं उसके साथ दर्ज हुई है उसका भी आपको हिस्ट्री के रूप में लिखना है। पूर्ण रूप से पूरा वाक्य लिखा होना चाहिए जो भी आप लिख रहे हो। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए देता हूं, आपका नाम क्या है, जैसे उसका नाम है, पूरा नाम है जैसे राहुल कुमार स्वामी, तो आपको पूरा नाम बोलना है उसमें। ऐसे नहीं राहुल लिख दिया, राहुल नहीं, राहुल तो बहुत होते हैं। पूरा नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, बेड संख्या क्या है, ये पूर्ण रूप से लिखना चाहिए। व्यापक, आपकी व्यापक तरीके से उसका काम होना चाहिए। जो भी आपने कार्य किया है उसमें रिकॉर्ड में अच्छी तरह से लिखा होना चाहिए। ऐसे नहीं उसी साइन कर दिया, साइन के ऊपर आपने टाइमिंग डाल रहे हो, डेट डाल रहे हो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। सहयोगी और व्यक्ति केंद्रित, जो भी आपका सहयोग कर रहा है उसका नाम भी होना चाहिए और किस व्यक्ति के द्वारा ये कार्य हो रहा है उसका भी नाम होना उसमें लिखाना चाहिए। गोपनीय, ये चीजें किसी रिकॉर्ड किसी और मरीज को नहीं दिखाना चाहिए और आपके पास एक रिकॉर्ड के रूप में गोपनीयता के रूप में आपके पास होना चाहिए। प्लान नियमित रूप से बनाए जा सकते हैं। अब इनको कैसे बनाते हैं, किस किस प्रकार, कौन कौन से प्रकार से हम बना सकते हैं? ईमेल तथा फैक्स सहित लिखित या इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड। हम जो भी रिकॉर्ड रखते हैं ईमेल के द्वारा भी बना सकते हैं या फैक्स के द्वारा भी लिख सकते हैं इन चीजों को रिकॉर्ड के रूप में। ओडीआर वीडियो टेप, आप जो भी कर रहे हो मरीज का ऑडियो भी बना सकते हो और वीडियो के रूप में भी आप इसको रिकॉर्ड को रख सकते हो। तस्वीर जैसे छवियां, जो भी आप चित्र के रूप में इमेज बना के या चित्र के रूप में आप इसको रख सकते हो। अवलोकन चार्ट या जांच सूची, जो भी आज अवलोकन कर रहे हो उसका चार्ट बनाना है और जो जांच की गई है उसकी एक सूची तैयार करके आपके पास रिकॉर्ड में रख सकते हो। घटना की रिपोर्ट, जो भी उसके साथ घटना हुई हो अस्पताल या होम केयर पे, उसका रिकॉर्ड भी आपके पास होना जरूरी है। नैदानिक उपन्यात्मक टिप्पणियों या व्यक्तिगत चिंतन, जो भी आप नैदानिक उपन्यात्मक टिप्पणियां कर रहे हो, मरीज जो भी कह रहा है उसको रिकॉर्ड रखना है। मरीज का जो अवलोकन हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है, उस चीज को आपको रिकॉर्ड में रखना है। प्रलेखन को निम्नलिखित प्रदर्शित करना होना चाहिए। अब उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं हम इसके बारे में जानेंगे। प्रदान की गई देखभाल की पूरी रिपोर्ट और व्यक्ति की हालत से संबंधित भविष्य में देखभाल की योजना की जानकारी तथा स्वास्थ्य परिणाम को प्राप्त करने के लिए किया गया कोई हस्तक्षेप या कार्यवाही। जो भी आप कार्य कर रहे हो, देखभाल कर रहे हो या स्वास्थ्य परिणाम आपको प्राप्त हो रहे हैं, उनको हस्तक्षेप के रूप में आप कार्यवाही के रूप में रिकॉर्ड में रखना है। ऐसे सबूत की दवाएं समय पर दी गई है, जो भी दवा आप दे रहे हो उसका रिकॉर्ड आपको सबूत के रूप में रखना है, लिखना है। और निष्ठा किए गए रूप में कोई विशेष प्रक्रिया भी पूर्ण की गई हो, जो भी आप निश्चित किए हो या कोई नई चीज मेडिसिन डाली हो, उसका भी रिकॉर्ड आप रिकॉर्ड रूम में या रिकॉर्ड मेडिसिन में रख सकते हो। होम हेल्थ एड ने देखभाल के अपने कर्तव्य को पूरा किया है। अगर होम हेल्थ सहायक ये कार्य कर रहा हो तो अपने कर्तव्य को पूरा करना है और देखभाल का उच्चतम स्तर प्रदान करने के लिए उचित कार्रवाई किया गया है और उचित प्रयोग से इसका उपयोग करना है। प्रसंग स्वास्थ्य पेशेवर के साथ बातचीत सभी रिकॉर्ड को रखना है। जो भी आपके पास रिकॉर्ड है उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ और अच्छी तरह रखना है। जब भी आपको रिकॉर्ड की जरूरत है वहां से उठा के लाके दे सकते हो। सहमति, अब कैसे सहमति होती है? जिस प्रकार आपको दिखा गया है, स्टडी नंबर, जो भी आपके मरीज के ऊपर नाम दर्ज है वो लिखना है। आइडेंटिफाई नंबर, जो भी CR नंबर होते हैं वो लिखना है। टाइम ऑफ प्रोजेक्ट के बारे में लिखना है। नेम प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेशन वो भी लिखना है। इन चीजों का कंसर्न लेके नीचे नेम, एड्रेस, उसका साइन, सब कुछ इसके अंदर करवाना होता है। अभ्यास प्रश्न,
प्रलेखन किस रूप से बनाया जा सकता है, आप कैसे एक प्रलेखन बना सकते हो, किस प्रकार आप प्रलेखन तैयार कर सकते हो, रिकॉर्ड को तैयार कर सकते हो, ऑडियो या वीडियो को टेप के रूप में। दूसरा है तस्वीर जैसे चित्र और छवियों के रूप में। तीसरा है अवलोकन चार्ट या जांच की सूची के रूप में। या चौथा है उपयोग सभी, जैसे अभी हमने पढ़ा था वो ऑडियो और वीडियो के रूप में हम प्रलेखन को तैयार कर सकते हैं, तस्वीर या चित्र के रूप में हम तैयार कर सकते हैं, अवलोकन चार्ट या जांच की सूची के रूप में हम तैयार करते हैं। अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये तीनों ही सही है, तो अपना आंसर क्या है, उपरोक्त सभी सही हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कृपया हमें कमेंट्स जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और हो सके जितना शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।